बारसा फैंस कैसे हो तुम लोग। आज खुश तो बहुत होगे तुम, और तुम्हारा खुश होना बनता भी है, तुम्हारे मजे मारने बनते भी हैं, क्योंकि आज का दिन यार काफी अच्छा दिन था। बार्सिलोना के हवाले से तो आज बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ हमें सुनने को मिली है। स्पेशली जो सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ी न्यूज़ थी वो ये थी कि बार्सिलोना 1-1 के ऊपर वापस आ गई है, और ये किसी और ने नहीं बल्कि टिबास ने कंफर्म किया है। तो इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट है बार्सिलोना के लिए, क्योंकि काफ़ी सालों से हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, और अब 1-1 के ऊपर वापस आने के बाद से बार्सिलोना नॉर्मल तरीके के साथ ट्रांसफर मार्केट में प्लेयर्स को बाय कर सकेगी। और जो हम लोगों को प्रॉब्लम्स रही हैं रिसेंट ईयर्स में प्लेयर्स की रजिस्ट्रेशंस को लेकर, फाइनेंशियल फेयर प्ले को लेकर, उन सारे की सारी चीज़ों से अब हम लोग बाहर आ जाएंगे। तो 1-1 के ऊपर हम किस तरह से आए, ये हमने कैसे अचीव किया, उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और उसके अलावा भी निको विलियम्स के बारे में मैं बात करूंगा, और उसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं बारसा से रिलेटेड। तो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि यार वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, ताकि आपको सारी बारसा की अपडेट्स जो हैं वो प्रॉपरली मिल सकें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि बारसा की कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप मिस ना करो, और मेरे चैनल पे आपको हर इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो मिलेगी। तो भाई साहब स्टार्ट करते हैं 1-1 से। आज टेबास ने ये कंफर्म किया है कि बार्सिलोना 1-1 के ऊपर वापस आ गई है। यार ज़्यादा देर नहीं हुई, ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, कल ही मैंने वीडियो बनाई थी, और कल ही टेबास ने ये स्टेटमेंट दी थी कि बार्सिलोना अगर निको विलियम्स को साइन कर भी लेगी तो एज ऑफ नाउ बार्सिलोना निको विलियम्स को रजिस्टर नहीं कर पाएगी। और आज टेबास बार्सिलोना को खुद कंफर्म कर रहे हैं कि बार्सिलोना 1-1 के ऊपर वापस आ गई है, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थैंक्स टू लपोर्टा। लपोर्टा को हमने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया रिसेंटली, और जहाँ जहाँ क्रिटिसिज्म बनता था वहाँ पर क्रिटिसिज्म करना भी चाहिए, लेकिन यार इस फाइनेंशियल मैस से जिस तरह से लपोर्टा ने बार्सिलोना को निकाला है ना, इसके लिए यार जितना अप्रिशिएट किया जाए लपोर्टा को उतना कम है। मेरे ख्याल में बार्सिलोना की हिस्ट्री के बेस्ट प्रेसिडेंट जो हैं वो लपोर्टा ही हैं, और लपोर्टा से कई चीज़ों पे इख्तलाफ है मेरा। वो मेसी का सीन जो हुआ था, उसके बाद या जावी के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ था, सो बार्सिलोना के मीडिया को उन्होंने जिस तरह से यूज़ किया था अपने लिए, ताकि जितनी बार जितना भी नैरेटिव है वो सारा उनकी तरफ जाए, तो वो चीज़ें अपनी जगह पे। लेकिन यार इस बंदे ने काम किया है यार, जिस तरह से जिस फाइनेंशियल मैस में हमें चीज़ें मिली थी बार्तमो के टाइम में, उससे पहले रोजेल के टाइम में, जिस तरह से उन लोगों ने बेदर्दी के साथ फाइनेंशियली बार्सिलोना के साथ बुरी तरह से बिहेव किया, बुरी तरह से बारसा के फाइनेंसेस उन्होंने यूटिलाइज किए थे ना, तो इस बंदे ने पिछले 2-3 साल के अंदर आके बार्सिलोना की काया पलट दी, और फाइनेंशियली भी स्पोर्टिंगली भी इस बंदे ने क्लब को अपने पैरों पे खड़ा किया। और पिछला सीज़न जो है वो उसकी मिसाल है, और उसके साथ साथ हैंसी फ्लिक की साइनिंग का क्रेडिट भी जो है वो लापोर्ता को जाता है। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बार्सिलोना ने 1-1 जो है वो अचीव कैसे किया, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि बार्सिलोना ने जो 2024-25 का जो ईयर क्लोज किया है, और स्पेन के अंदर जो बुक्स क्लोज होती हैं, फाइनेंशियल बुक्स क्लोज होती हैं, वो 30 जून को क्लोज होती है। तो बारसा ने 950 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है, तो ये एक बहुत हैवी रेवेन्यू है। उसके साथ साथ जो बजट था बारसा का वो तकरीबन था 893 मिलियन। तो बारसा ने सरप्लस किया, जिसकी वजह से इतना बार्सिलोना 1-1 पे वापस आया। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है 100 मिलियन वीआईपी सीट्स का। मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, और मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बार्सिलोना ने बेसिकली जनवरी में 100 मिलियन की जो वीआईपी सीट्स थी उसको हमने अगले 30 ईयर्स के लिए सेल कर दिया था, और उसका 100 मिलियन हमने जनरेट करके अपनी फाइनेंशियल बुक्स के अंदर डाल दिया था, जिसकी वजह से डैनी ओल्मो और पाउ विक्टर, अरोहो, गावी और पैड्री की जो है हमने रिन्यूअल्स करवाई थी। लेकिन क्या होता है कि उस टाइम के ऊपर जनवरी में जो हम ऑडिटर्स होते हैं क्रो, वो इस चीज़ को नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि भाई सीट्स तो अभी बनी नहीं है, जब सीट्स अभी बनी नहीं है तो आप ये रेवेन्यू जो है अपनी बुक्स के अंदर आप बुक नहीं कर सकते हो इनको। और मैं खुद भी ऑडिटर हूँ, तो मुझे इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा भी है। इसी वजह से जनवरी में डैनी ओल्मो और पाउ विक्टर को जो है वो अनरजिस्टर भी किया गया था ला लीगा की तरफ से। फिर बार्सिलोना कोर्ट जाती है, और कोर्ट से बार्सिलोना उनको दोबारा से री रजिस्टर करवाती है। तो क्या होता है कि जो ऑडिटर्स होते हैं क्रो, वो इस रेवेन्यू को मानने से इनकार कर देते हैं। तो फिर बार्सिलोना ने जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी जो ये वीआईपी सीट्स बना रही थी, उनको बारसा ने ये बात कही कि भाई आप 30 जून से पहले पहले ये सीट्स जो है वो बना के तैयार कर दो, ताकि हम ऑडिटर्स को दिखा सकें। तो फिर यही हुआ, उस कंपनी ने ये सीट्स जो है वो बना दी, और अब
ये ऑडिटर्स जो है इन वीआईपी सीट्स का 100 मिलियन जो है वो एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के ऊपर आमादा हो चुके हैं। तो जिसकी वजह से अब बार्सिलोना 1:1 के ऊपर वापस आ चुकी है। और अब इस 1:1 से बार्सिलोना को फायदा ये होगा कि जॉन गार्सिया, जिनको अभी हमने रिसेंटली साइन किया था, अभी तक वो रजिस्टर नहीं हुए, तो बार्सिलोना उनको आसानी के साथ रजिस्टर भी कर सकेगी। और उसके साथ साथ निको विलियम्स का केस जो भी फंसा हुआ था और उनके एजेंट के साथ जो इश्यूज चल रहे थे रजिस्ट्रेशन को लेकर, सब चीज़ों को लेकर, तो वो चीज़ें भी जो हैं वो अब आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बार्सा की जितनी भी ब्लॉकेजेस थी वो बार्सिलोना ने अब जो है वो निकाल दी हुई हैं, और अब बार्सिलोना नॉर्मल तरीके के साथ ट्रांसफर मार्केट के अंदर मूव कर सकती है। अब आपको निको विलियम्स का बता देता हूँ यार। देखो, निको विलियम्स का अभी जेरार्ड रोमेरो ने इस चीज़ को सोशल मीडिया के ऊपर बताया कि भाई 99% इस चीज़ को आप डन समझें कि निको विलियम्स जो है वो बार्सिलोना के प्लेयर होने वाले हैं, और इसमें कोई अब रुकावट वाली ऐसी बात नहीं है। जो एक हर्डल थी 1:1 वाली वो भी खत्म हो गई है। और ये बात मैंने कल भी आपको बताई थी कि इश्यूज कुछ हुए थे निको विलियम्स के एजेंट के साथ जो कि रिजॉल्व हो चुके हैं, और अब जो है वो नॉर्मल तरीके के साथ चीज़ें हो रही हैं। कुछ सोर्सेज ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि फ्राइडे को बार्सिलोना, यानी कि आने वाला फ्राइडे, कल को बार्सिलोना निको विलियम्स के रिलीज क्लॉज को ट्रिगर कर सकती है। और कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि, और कुछ सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली सेकंड वीक ऑफ जुलाई में जो है वो बार्सिलोना इस रिलीज क्लॉज को ट्रिगर करेगी। तो लेट्स सी कि क्या होता है। मुझे ये लगता है कि बार्सिलोना जो है अगले आने वाले 4-5 दिन के अंदर निको विलियम्स का रिलीज क्लॉज जो है वो ट्रिगर कर सकती है और निको विलियम्स को बार्सिलोना साइन कर सकती है। और इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बताता चलूँ कि भाई फ्लिक ने ये बात कह दी है कि एरिक गार्सिया और उनके साथ साथ फर्मीन लूपेस, ये दोनों प्लेयर्स नॉट, और फ्लिक जो है अगले सीजन में इन दोनों को बहुत ही, और फ्लिक अगले सीजन में इन दोनों को बार्सिलोना में ही देखना चाहते हैं, बार्सिलोना में ही खिलाना चाहते हैं। अगर पिछले सीजन की बात की जाए तो एरिक गार्सिया की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं, बहुत ही वर्सटाइल प्लेयर हैं, और फर्मीन लूपेस की तो क्या ही बात है, आप जानते हैं। तो दोनों प्लेयर्स को जो है वो फ्लिक ने कह दिया कि आप इनको मार्केट में नहीं डाल सकते। इन दोनों के दोनों प्लेयर्स अगले सीजन में आपको बार्सा की तरफ से खेलते हुए ही नजर आएंगे। उसके साथ साथ यार आपको क्रिस्टियनसन के बारे में बताता चलूँ कि यार क्रिस्टियनसन ने अपने जो वेकेशंस हैं उनको कट शॉर्ट कर लिया है और वो ट्रेनिंग पे वापस आ गए हैं। और क्रिस्टियनसन का जो इस वक्त इरादा है वो यही है कि वो बार्सा में ही रुकना चाहते हैं, वो कहीं पे मूव नहीं करना चाहते, क्योंकि अगले सीजन में वर्ल्ड कप है, तो वो अपने आप को वर्ल्ड कप के लिए तैयार करना चाहते हैं। और वेकेशन कट शॉर्ट करने की मेन वजह यही है कि वो 13 जुलाई से पहले जब ट्रेनिंग होगी, जब बार्सिलोना वापस आएगी, तो उस टाइम तक वो अपने आप को 100% फिट करना चाहते हैं। क्योंकि पिछले सीजन में आपको याद होगा कि क्रिस्टियनसन का पूरा सीजन ऑलमोस्ट जो है वो बेंच के ऊपर ही गुजरा था इंजरी की वजह से, तो वो अब इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अपनी फिटनेस के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। उसके अलावा भाई एक बड़ी खबर आई है डमफ्रीज के बारे में। आपको पता होगा कि बार्सिलोना को पिछले सीजन में अगर चैंपियंस लीग से बाहर होना पड़ा था ना, तो उसके पीछे डमफ्रीज का एक बहुत बड़ा हाथ था, और डमफ्रीज ने बार्सिलोना को स्पेशली फिजिकली जो है ना वो आउट क्लास करके रख दिया था। और ये काफ़ी ज़्यादा बात पहले भी निकली थी, रूमर्स आए थे कि बार्सिलोना डमफ्रीज को साइन करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और अभी फैब्रिजियो ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि बार्सिलोना डमफ्रीज को, खैर बार्सा ने अभी तक कोई उनकी ऑफर नहीं दी, कोई बार्सिलोना ने उनके बारे में बिड कोई नहीं किया है, लेकिन ये ज़रूर है कि अब बार्सिलोना इंटरेस्टेड है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डमफ्रीज का जो रिलीज क्लॉज है वो मिड जुलाई तक 25 मिलियन यूरोस, यस 25 मिलियन यूरोस है। तो लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जुलाई के मिड तक, यानी कि आप अराउंड 15 जुलाई की बात करें, तो डमफ्रीज का जो रिलीज क्लॉज है वो 25 मिलियन यूरोस है। तो लेट्स सी बार्सिलोना क्या उनको साइन करने के लिए जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि काफ़ी फिजिकल प्लेयर हैं और काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से भी बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंसेस उनकी रही हैं। तो लेट्स सी यार क्या होता है। लेकिन ये थी एक डिटेल्ड वीडियो, और ये आपको ये डिटेल समझाना मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हम इतने सालों से 1:1 के ऊपर नहीं थे और हम ट्रांसफर मार्केट में प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से आपको ये समझना ज़रूरी था मेरे ख्याल में कि हम लोगों ने ये सब चीज़ें कैसे अचीव की हैं। तो यार ये थी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, ताकि बार्सा की अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहें।